आज वाणी के वरदान से मॉडल पेपर तृतीय उच्च माध्यमिक परीक्षा कक्षा 12 हिंदी साहित्य हल करेंगे। इसका खंड और अ और ब। शुरू करते हैं। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में कोष्टक में लिखिए। स्वावलंबन का गुण सभी को सरलता से प्राप्त हो सकता है। यह किसी एक विशेष जाति, विशेष धर्म तथा विशेष देश के निवासी की संपत्ति नहीं है। स्वावलंबन सभी के लिए, चाहे वह पूंजीपति हो या मजदूर, पुरुष हो या स्त्री, वृद्ध हो या बालक, काला हो या गोरा, शिक्षित हो या अशिक्षित, प्रत्येक समय प्रत्येक स्थान पर सुलभ है। इतिहास साक्षी है कि अत्यंत दीन तथा निर्धन व्यक्तियों ने स्वावलंबन के अलौकिक गुण द्वारा महान उन्नति की है। समाचार पत्र बेचने वाला एडिसन एक दिन महान उपन्यासकार हुआ। चंद्रगुप्त नामक एक निर्धन और साधारण सैनिक भारत का चक्रवर्ती सम्राट हुआ। हैदर अली प्रारंभ में एक सिपाही था। स्वावलंबन के कारण ही उसने दक्षिण भारत में अपना राज्य स्थापित किया। ईश्वरचंद्र विद्यासागर हमारे भारत के ख्याति प्राप्त नररत्न थे। कहा जाता है कि उन्होंने अंग्रेजी अक्षरों का ज्ञान सड़क के किनारे गढ़े हुए मील के पत्थरों से किया था। उपर्युक्त गद्यांश का समुचित शीर्षक हो सकता है स्वावलंबन का महत्व, क्योंकि इसमें स्वावलंबन के महत्व को ज़्यादा बताया गया है। स्वावलंबन वस्तुतः है आध्यात्मिक गुण, तेजोमय स्वरूप, मानवीय गुण, वेद शास्त्र। तो ये क्या है? एक मानवीय गुण है जो सभी को प्राप्त हो सकता है और वो भी सरलता से। अत्यंत दीन तथा निर्धन व्यक्तियों के किस गुण के कारण उन्नति की है? यही गुण है स्वावलंबन के कारण। स्वावलंबन के कारण कौन प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हुए? ईश्वरचंद्र विद्यासागर, चंद्रगुप्त, एडिसन, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। हमारे भारत के ख्याति प्राप्त नररत्न हैं गद्यांश के अनुसार ईश्वरचंद्र विद्यासागर। स्वावलंबन किसमें भेदभाव नहीं करता है? आयु वर्ग, रंग भेद, शिक्षा, उपयुक्त सभी। तो ये गद्यांश हुआ। अब है काव्यांश। ये काव्यांश है रामधारी सिंह दिनकर, जिनको आग और राग का कवि कहा जाता है। कृष्ण की चेतावनी कविता से लिया गया है ये। पहले इसका पाठ करते हैं। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नास मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। अमर पंक्ति है, जब नास मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो इस काव्यांश के प्रश्नोत्तर। भगवान कृष्ण पांडवों का संदेश लेकर कहाँ गए थे? तो इसका उत्तर है भगवान कृष्ण पांडवों का संदेशा लेकर हस्तिनापुर गए थे। असी शब्द का अर्थ है तलवार, भाला, बाण, त्रिशूल। तो इसका अर्थ है तलवार। कृष्ण ने युद्ध टालने हेतु कितने गांव मांगे थे?
दे दो केवल 5 ग्राम, तो 5 ग्राम मांगे थे। दुर्योधन के लिए असाध्य कार्य था, उल्टे हरि को बांधने चला, यानी कृष्ण को बांधना ही उसके लिए असाध्य कार्य था। उल्टे हरि को बांधने चला, या हरि का शब्द का अर्थ है कृष्ण। जब नास मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो इसका आंसर होगा, इस पंक्ति को चरितार्थ करती लोकोक्ति है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब है रिक्त स्थान। वाक्य का अर्थ पढ़ने के साथ सहज समझ आ जाए, वहां कौन सा गुण होता है? प्रसाद गुण। यह गुण वैसे होता है जैसे सूखी मिट्टी के लड्डू में जल किस प्रकार व्याप्त हो जाता है, तो वहां प्रसाद गुण है। काव्य में दोष रस का आस्वादन करने में बाधक होते हैं। एक मात्रा या ऋषु स्वर को माना जाता है, क्या माना जाता है? लघु माना जाता है। हरिगीतिका मात्रिक समछंद है, क्योंकि प्रत्येक चरण में 28, 28, 28, 28 मात्रा होती है। और इसका सबसे सरल इसी शब्द को लिख दो, हरिगीतिका, 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 हरिगीतिका। तो ये सबसे बढ़िया उदाहरण है इसका। एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ उपमान को प्रस्तुत रूप में तथा उपमेय को अप्रस्तुत रूप में रखा जाता है, वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। यह उपमा का विपरीत होता है। यमक अलंकार की परिभाषा, एक ही शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति, तो वहाँ यमक अलंकार की होगा। कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय। मानवीकरण अलंकार का उदाहरण लिखिए। उदाहरण है कि गुलाब खिलकर बोला, मैं आग का गोला नहीं, प्रीत की कविता हूँ। तो प्रकृति में मानवीय स्वभाव का आरोपण अगर ये कहीं होता है, तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होगा। बीट से जुड़ा समाचार किस शैली में लिखा जाता है? उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। समाचार की शुरुआत में प्रयुक्त होने वाले कोई 2 ककार लिखिए। कुल 6 होते हैं, तो 2 पहले कौन से हो गए? क्या, कौन, कब, कहाँ। तो पहले जो ये 4 हैं, ये तथ्य परक या सूचना परक होते हैं, और कैसे और क्यों या उदाहरणा परक होते हैं। उल्टा पिरामिड शैली को किन्हीं 2 विशेषताएं। सबसे पहले महत्वपूर्ण तथ्य को लिखा जाता है। तो आप समाचार पत्रों में देख सकते हैं, सबसे जो मुख्य खबर होगी वो सबसे पहले बड़े अक्षरों में आएगी। और दूसरी विशेषता हो गई घटते क्रम में अन्य तथ्यों को लिखना। जो कम महत्वपूर्ण खबरें वो छोटी छोटी आएगी। एफ्रो एशियाई लेखक संघ का सम्मेलन कहाँ हुआ था? ट्यूनिस में हुआ, और ये ट्यूनीशिया देश की राजधानी है। कच्चा चिट्ठा खोल देने का अर्थ होता है सब भेद खोल देना, सब राज खोल देना। माता कौशल्या राम की किन वस्तुओं को देखकर उनका स्मरण करती है? छोटे छोटे धनुष बाण और राम जी की छोटी छोटी जूतियों को देखकर। बनारस कविता का वर्ण विषय क्या है? बनारस कविता का वर्ण विषय बनारस का जो सांस्कृतिक वैभव है, बनारस का जो ठेठपन है, बनारस की जो परंपराएं हैं, उन्हीं का जो वर्णन है वो इसका वर्ण विषय है। बनारस का मतलब बनारस के बारे में है। कविता के 2 प्रमुख घटक संक्षेप में, एक तो भाषा का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, और छंद व बिंबों की जो बुनियादी जानकारी होती है वो होनी चाहिए। नाटक का दूसरा महत्वपूर्ण अंग शब्द है, और बोले जाने वाले शब्द को नाटक का शरीर कहा जाता है। कहानी में कथानक की भूमिका पर प्रकाश डालिए। कथानक प्लॉट कि कहानी का संक्षिप्त रूप, और जिसमें क्या आ जाता है? प्रारंभ से अंत तक सभी घटनाओं और पात्रों का उल्लेख आ जाता है। अब बारी आती है खंड व्यय की। पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं। पहले पूर्णकालिक, जो नियमित होते हैं, वेतनभोगी कर्मचारी, वो हो गए पूर्णकालिक। अंशकालिक, जो एक निश्चित मानदेय पर काम करने वाले होते हैं, वो अंशकालिक हो गए। फ्रीलांसर या स्वतंत्र, जो भुगतान के आधार पर किसी एक समाचार पत्र या अखबार से बंधे नहीं होते हैं, वो अलग अलग
अखबारों के लिए काम करने वाले होते हैं। लेख, लेख किसे कहेंगे? किसी भी विषय को रोचक तरीके से विस्तार पूर्वक समझाया जाता है। तो लेख सूचनापरक और रचनात्मक दोनों प्रकार के होते हैं, और सभी ये जो अखबार होते हैं उनके संपादकीय पृष्ठ पर लेख होते हैं। ढेले चुन लो कहानी का मूल प्रतिपाद्य या संदेश स्पष्ट कीजिए। तो देखते हैं कि रूढ़ियों और अंधविश्वासों का विरोध। दूसरा है जीवन साथी का चुनाव आंख कान से देख सुनकर करना चाहिए। ढेले स्पर्श करवाकर या पूर्णतः ज्योतिषीय गणना पर निर्भर रहकर जीवन साथी का चुनाव दकियानूसी है, वह अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाली है, अतः अनुचित है। जायसी के 12 मासा का काव्य का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। नागमती का विरह वर्णन है, तो प्रिय का जो विरह है वो नागमती के लिए अत्यंत कष्टकारी है। विरह से उसका शरीर जो है वो एकदम कमजोर हो गया है, और विरह की एक दशा होती है उन्माद, और उस उन्माद के कारण नागमती अपने विरह का बखान हर किसी से करने लग जाती है, और पति को संदेश भेजने में आतुरता के कारण विरह संताप से वो ग्रस्त है। अगला प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अथवा गोस्वामी तुलसीदास में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय लिखना। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आरंभ में छायावादी, फिर प्रगतिवादी हो गए। प्रबंध रचनाएं उनकी राम की शक्ति पूजा। तुलसीदास काव्य कृतियां परिमल, गीतिका, अनामिका, कुकुरमुत्ता, अणिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना, गीत गुंज। उपन्यास हो गए अप्सरा, अलका, प्रभावती, कुल्ली भाट। तुलसीदास जी की रचनाएं विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, कृष्ण गीतावली, दोहावली, बरवे रामायण, जानकी मंगल, वैराग्य संदीपनी, रामलला नेहचू, रामाज्ञा प्रश्नावली, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के शब्दों में भारत का जो लोकनायक वही हो सकता है जो अपार समन्वय की चेष्टा लेकर आता है। तो तुलसीदास जी के बारे में ये कहा गया। और आचार्य शुक्ल जी ने भी कहा है कि अवधि और ब्रज पर तुलसीदास जी का समान अधिकार था। पहचान लघु कथा का प्रतिपाद्य या उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। सत्ताधारी वर्ग सदा अपना हित साधता है, जनता उनके हित साधन में बाधा न बने। सत्ताधारी वर्ग केवल अपना जीवन स्वर्ग बनाने में लगे रहते हैं तथा जनता को एकजुट होने से रोकते हैं। कवि यज्ञेय का सागर और बूंद से क्या आशय है? तो सागर तो है, शाश्वत है, और बूंद क्षणभंगुर एवं नश्वर है। बूंद का जीवन एक क्षण का है, वह सागर से अलग होकर पुनः सागर में समा जाती है। अतः सागर सार्वकालिक है। भारतीय परंपरा में सागर विराट परम ब्रह्म है, बूंद उसकी अंश मात्र आत्मा ही है। जब आत्मा ब्रह्म में मिल जाती है तब वह अमर बन जाती है। भीष्म साहनी अथवा असगर वजाहत में से किसी एक साहित्यकार का साहित्यिक परिचय लिखना है। तो भीष्म साहनी की जो मुख्य रचनाएं हैं वो है मेरी प्रिय कहानियाँ, और उनके जो उपन्यास हैं वो है झरोखे, तमस, कड़ियाँ, बसंती, मैयादास की माड़ी, कुंतो, नीलू नीलिमा, नीलोफर, हानूश, कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी, मुआवजे। हानूश, कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी, मुआवजे, ये इनके नाटक हैं। असगर वजाहत, इनके जो कहानी संग्रह हैं वह अंधेरे से, और अंधेरे में तो गजानन माधव मुक्तिबोध की लंबी कविता है। दिल्ली पहुंचना है, स्विमिंग पूल, सब कहाँ कुछ, मैं हिंदू हूँ, मुश्किल काम, डेमोक्रेसिया, ये तो इनके हो गए कहानी संग्रह। अब नाटक, फिरंगी लौट आए, इन्ना की आवाज़, वीर गति, समिधा, महाबली। महाबली तुलसीदास जी के बारे में ये एक नाटक है। व्यास सम्मान मिल चुका है इनको इसके लिए। सबसे सस्ता गोश्त आदि। उपन्यास हो गए सात आसमान, पहर दो पहर, कैसी आगी लगाई, बरखा रचाई, धरा अंकुराई। अगला प्रश्न, यह फूस की राख न थी, उसकी अभिलाषाओं की राख थी। सूरदास की क्या अभिलाषाएं थी और उसकी राख किसने की? तो सूरदास की अभिलाषाएं जो थी उसने अपने
जो पूंजी थी वो झोपड़ी में रखी थी। अब उनकी अभिलाषाएं जो थी वो गया जाकर पिंडदान करना अपने पूर्वजों का, मिठुओं का विवाह करना और कुआं बनवाना, ये अभिलाषाएं थी। तो भैरव ने बदला लेने की भावना से झोंपड़ी में आग लगाकर तथा उसकी जमा पूंजी चुराकर उसकी इन अभिलाषाओं की राख कर दी। आरोहण पाठ में पहाड़ी जीवन की किन कठिनाइयों का वर्णन किया गया है? सामान्य बात है, पहाड़ी जीवन मैदानी जीवन से काफ़ी कठिन होता है जीवन यापन वहाँ पर। तो दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अक्सर चढ़ाई उतराई रहती है पहाड़ी जीवन में, और पहाड़ियों के दरकने से, भूस्खलन से गांव, खेत एवं रास्ते दब जाते हैं और फिर जीवन वापस सामान्य आने में काफ़ी कठिनाई होती है वहाँ के निवासियों को। आवागमन बेहद मुश्किल होता है, केवल ये खच्चर घोड़े आदि यही जाते हैं। कठिन परिस्थितियों के मध्य खेती व पशुपालन करना होता है। कोइयाँ किसे कहते हैं और उसकी विशेषताएं बताइए। ये एक प्रकार का जलीय पुष्प है, इसे कुमुद भी कहा जाता है, श्वेत कमल भी कहा जाता है। और इसकी विशेषताएं ये है, शरद ऋतु में चंद्रोदय में खिलती है और सरोवर में जब इसका प्रतिबिंब बनता है तो चांदनी और इसकी जो दल होते हैं इस पुष्प के वो एकाकार हो जाते हैं और विशेष प्रकार की मनभावन गंध भी इसमें से आती है। हम अपने मालवा की गहन गंभीर और पग पग नीर की डगडग रोटी देने वाली धरती को उजाड़ने में लगे हैं। तो ये कथन वर्तमान की किस समस्या को इंगित करता है? तो ये कथन यदि सीधे सीधे दृष्टि से देखें तो आज की जो भौतिकवादी जिंदगी है, जिसने प्रकृति आधारित जीवन को दरकिनार कर दिया है, तो आज जन जन में, कस्बाई और ग्रामीणों में ये जो आधुनिक भौतिकवाद है बुरी तरीके से व्याप्त हो रहा है। तो इसका उत्तर है कि प्रकृति आधारित जीवन छोड़कर तकनीकी व प्रौद्योगिकी के विकास के कारण भोगवादी संस्कृति का अत्यधिक अनुसरण करने की समस्या की ओर इंगित किया गया है। तो ये तीसरा जो मॉडल पेपर है वो संपन्न हुआ। धन्यवाद।